नमस्कार। आज फिर से आप लोगों के बीच बहुत दिनों के बाद रूबरू हो रहा हूं। इन बीच में काफी सारी घटनाएं देश के अंदर और अपने प्रदेश बिहार के अंदर घटी हैं। खास करके आजकल बिहार की राजनीति में एक तूफान सा आया हुआ है। हर रोज नई नई बातें सुनने को मिलती है, हर रोज। इसी बीच ये खबर आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, सुन के खुशी हुई और लगे हाथ मैंने भी घोषणा की कि अगर नीतीश जी उत्तर प्रदेश के फूलपुर चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, संसदीय क्षेत्र से, तो मैं जीतूं या हारूं वो बात नहीं उठती है, लेकिन मैं भी जाकर के उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। कम से कम उनकी असलियत को जनता के बीच में रख पाऊंगा। आज 21वीं शताब्दी का भारत, जो एक मुख्यमंत्री 25 साल से लगातार सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, कोई न कोई पहले विभाग संभाला है और 18 साल से एक बिहार जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको भी आज अपनी जाति के वोटर खोजने पड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि नीतीश जी को अपनी लोकप्रियता और अपने ऊपर बहुत है कि वो जिधर जाते हैं उधर वोट ट्रांसफर करा देते हैं, कर लेते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2020 में क्या हो गया। 2010 का अगर चुनाव देखा जाए तो उस समय उनको 115 सीटें आई थी, जबकि 2015 के चुनाव में वो घट करके 70-71 सीटें रह गई और आज वो 42-43 सीट पे किसी न किसी पार्टी के अनुकंपा पे कभी राजद के साथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो कभी भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बनते हैं। खैर चलिए, इस बात पे तो काफी बातचीत हो चुकी है। यहां कुछ संदर्भ को मैं उठाना चाहूंगा। इसी बीच में बेगूसराय की घटना हुई और बेगूसराय की घटना के बाद जिस तरह से उसको जातीय रंग देने की कोशिश की गई, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज हमारा देश, हमारे नेता किस तरीके से समाज में बंटवारा करके जातियों को जातियों से लड़ा करके और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, ये किसी से छुपी नहीं हुई है। मित्रों, आप सबको ही जानते हैं कि 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव के मना रहे थे, जब झंडा फहरा रहे थे, तो उन्होंने देश के साथ बातें रखी थी। देश के सामने उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि भ्रष्टाचार पर एक निर्णायक प्रहार होना चाहिए। मैं आप लोगों से समर्थन मांगने आया हूं। और उसी के कड़ी में 15 अगस्त के बाद सरकारी केंद्र की जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं वो हरकत में आ गई। पहले से भी थी और उसके बाद कुछ ज्यादा आ गई और आयकर विभाग और प्रवर्तन निर्देशालय और सीबीआई के छापे पड़ने लगे और काफी सारे मामले सामने आए हैं। जो लोग मोदी जी की राजनीति को समझते हैं उनसे मुझे क्या कहना, लेकिन अगर मोदी जी की राजनीति 2014 का उनका अगर स्लोगन होगा याद आप लोगों को, तो उन्होंने क्या कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो उस समय समझना चाहिए था। आप देखिए कि ये सरकार किस तरीके से काम की है। पहले जनधन खाता खुलवाया, भ्रष्टाचार के कड़ी में जो बिचौलिए पैसा खा जाते थे गरीबों को, उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों के लिए, गरीब गुरबों के लिए पैसा उन्होंने जो भी दिया वो ट्रांसफर करवाया, चाहे वो शौचालय बनाना हो या कुछ भी हो, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाता है। इससे बिचौलियों को थोड़ा सा पैसा कम कमाने का मौका मिला। अब आप देखिए कि भ्रष्टाचार के ऊपर बात हो रही है। हमारे प्रदेश के राजद के जो नेता लोग हैं, आज मैं किसी मित्र से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आपके साथ थे तो बहुत अच्छा था और जब से राजद के साथ आए हैं तब से आप लोगों के पेट में इतना मरोड़ क्यों आने लगा। मैंने उनको जवाब दिया कि देखिए, कोई मरोड़ की बात नहीं है। यहां मैं कहना चाहूंगा, मैंने उस साथी से बोला कि नीतीश कुमार पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर, जनता दल को छोड़कर 1995 में लालू जी से अलग होकर के जब उनको मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब दिल में आया तो वो छोड़ दिए और अल्टीमेटली 98-2000 साल तक वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में, 2004 तक वो सदस्य रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में। उनका सहयोग रहा वाजपेयी जी के साथ और आज भी वाजपेयी जी को बड़ा चाव से याद करते हैं कि वाजपेयी जी उनको बहुत मानते थे। इसके पीछे भी एक घटना है कि नीतीश कुमार जी ने अपने मन पसंदीदा चेयरमैन को बनाने के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को बनाने के लिए वाजपेयी जी के ऊपर कितना दबाव डाला था। और चूंकि वो सरकार अल्पमत थी और वाजपेयी जी ने तमाम नियम कानून को
साइड करते हुए नीतीश जी की बात को मान ली थी। लेकिन नीतीश जी ये भूल गए कि शायद वो जमाना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का जमाना है। यहां प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलती है, और वो भी एक वैसे नेता की जिसने खुद अपना जनाधार लगातार खोते गया है, और वो जनाधार सिर्फ मोदी विरोध में उन्होंने खोया है। अब भ्रष्टाचार की बात उठती है तो लोग कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में ईडी, सीबीआई और इनका छापा क्यों नहीं पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं, 17 साल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार चलाया। अभी अभी उनके कैबिनेट मिनिस्टर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि इस डिपार्टमेंट कृषि विभाग में सारे भ्रष्ट लोग हैं और मैं चोरों का सरदार हूं, सारे चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। क्या यह मुख्यमंत्री का अपमान नहीं था? मुख्यमंत्री जी उसके बाद उनको रोक करके बात करने की कोशिश करते हैं और वो निकल जाता है। यह क्या मुख्यमंत्री का अपमान नहीं था? तो आज के दिन में मुख्यमंत्री पद को तो 2-3 नेताओं ने इस तरीके का बना दिया है कि तमाम मर्यादाओं को इन नेताओं ने वोट के खातिर छोड़ दिया है। कोई भी मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा अब रही नहीं। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री 17 साल तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सरकार बना करके सरकार चलाया है, क्या उसको आज तो मौका आया है? तेजस्वी यादव को दबाव डालना चाहिए नीतीश कुमार पर कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी जांच बैठाई जाए। औचक निरीक्षण करने से नहीं होगा, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप आरोप लगाते हैं कि राजद के नेताओं के ऊपर इतना ईडी, सीबीआई का छापे पड़ गए। अरे भाई, आपने कुकर्म किया है। अगर भाजपा के लोगों ने किया है तो आपके यहां भी निगरानी विभाग है, आपका सीआईडी है, स्टेट सीआईडी है, आप उससे जांच करवाइए, मामले दर्ज कीजिए। कम से कम नरेंद्र मोदी को यह तो पता चले कि उनके मंत्रियों ने कितना लूटा है बिहार को, और नहीं है तो अनर्गल प्रलाप बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई जातीय दुश्मनी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी को देश चलाना है, दुनिया देखना है। बिहार भी उसका एक अंग है और बिहार एक छोटा सा प्रदेश है, और वहां पे अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की लाख अपने घर में शिकायत होती है। मैं भी कभी कभी शिकायत की बात बोलता हूं, अपने नेताओं से अपनी नाराजगी जाहिर करता हूं। कुछ गलतियां तो भारतीय जनता पार्टी ने की है कि इतने दिन सत्ता में रहने के बावजूद भी पार्टी आत्मनिर्भर बिहार में नहीं बन पाई और हर बार नीतीश कुमार के पास जाना पड़ा। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कोई काम हो रहा है, जैसे लग रहा था कि विधानसभा में वो चुनाव का प्रचार कर रहे थे, वो कह रहे कोई काम हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है। आज कहते हैं हाँ, मैंने अगर उस भाषण को आपने देखा होगा तो उस भाषण में उन्होंने थोड़ा सा लालू प्रसाद जी यादव की टोन को भी वो लाने की कोशिश की है, मिमिक्री करना चाहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के नेताओं पे, खास करके नंद किशोर जी और नितिन नवीन जी पर जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया, तुम शब्द का प्रयोग किया, ये बड़ा ही शर्म क्या बोला जाए, इसको पीड़ा देने वाली बात है और बड़ी शर्मनाक बयान था कि एक मुख्यमंत्री जो 4 दिन पहले तक उसका कैबिनेट मिनिस्टर था, उसको उसी विधानसभा में, अब आइए वो कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में आप कौन थे? आज जितने भी देश के नेता कहां थे? आज जितने भी देश के नेता हैं, क्या ये बता सकते हैं कि इनके पूर्वज आजादी की लड़ाई में क्या योगदान दे रहे थे? नीतीश कुमार बता सकते हैं कि उनके पिताजी ने क्या आजादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया था? नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की पैदाइश तो 1950 की है। भाई साहब, सावरकर को क्यों भूल जाते हैं? वीर सावरकर को क्यों भूल जाते हैं? नेहरू जी के लिए अंग्रेजों ने जेल में किताब तक लिखने की व्यवस्था कर दी थी। उनसे पूछा जाता था कि नेहरू जी सुबह में नाश्ता क्या करेंगे? दुनिया की सारी अखबारें पढ़ने के लिए जाती थी। लेकिन सावरकर के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है, कभी नीतीश कुमार को सेलुलर जेल अंडमान जाना चाहिए और सावरकर जिस कोठरी में बंद थे उस कोठरी को जाकर के देखना चाहिए। कभी उस कोल्हू को देखना चाहिए जहां पर कितनी यातनाएं दी जाती थी। क्या सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में वहां गए थे या कोई उनके जैसे डकैती और गोली चला करके गए थे? यह भी देश को बताना चाहिए। तो यह बात कहना सरासर गलत और निंदनीय है कि आजादी के लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का कोई योगदान नहीं है। आप कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगा नहीं लगाया। कहां ले गए आप देश को? आज अररिया की खबर है कि एक 9 साल की बच्ची के साथ
रेप किया गया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया। और आप जानते हैं कि अररिया किशनगंज की क्या हालत है, कितनी डेमोग्राफी बदली है। अगर कुछ लोग, जो नेता आज देश के सामने जो मुद्दों को रख रहे हैं, नहीं तो देश को तो आप लोगों ने वोट के खातिर कहां पहुंचा दिया है, ये तो आप खुद जानते हैं। अरे आपको भी बोध गया जाने की जरूरत पड़ रही है, आप भी मंदिर जा रहे हैं, आप भी टीके लगा रहे हैं। आपको हिंदुओं के वोट की ताकत आपको पता चली है, इसलिए आप टीके लगा रहे हैं। और भ्रष्टाचार की बात तेजस्वी यादव से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पलटू चाचा आपके मुख्यमंत्री हैं, लगे हाथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जांच करा लीजिए, ताकि 2024 में कुछ लेकर के जनता के बीच में जाइए कि 2024 में कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितना लूटा इस बिहार प्रदेश को। अब मैं कहना चाहता हूं दूसरी बात रोजगार की, इस पर भी विस्तृत चर्चा करने की बात है। मेरे हिसाब से मैं कहना चाहता हूं आज देश के युवा बेरोजगार क्यों हैं। साहब, आप रिटायरमेंट के बाद जब एक सरकारी पदाधिकारी, एक सरकारी शिक्षक जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको आप फिर से एक्सटेंशन देके 2 साल 3 साल के लिए भर्ती कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि वो सिस्टम को जानता है, लूटना जानता है, कमीशन खोरी जानता है, और कोई ना कोई उसको काम चाहिए। तो नए लोग की भर्ती आप कैसे करेंगे। आप इतनी फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, आपका हर साल का बजट डिफिसिट में जाता है। कर्मचारियों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। शिक्षक की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, क्या किया आपने। शिक्षा की तो वो गति बना दी, वो लालू प्रसाद जी के समय में जो बच्चे पढ़ना शुरू किए थे वो नीतीश जी के राज में आकर के ABCD नहीं जानते हैं, और वो शिक्षक बनाया आपने। तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, वो जिनको खुद नहीं आता कैसे पढ़ाएंगे। उनको आप नियमित वेतनमान क्यों नहीं देंगे। अगर वो कहते हैं समान वेतनमान की बात करते हैं, समान कार्य और समान वेतनमान, तो ये होना चाहिए। ये डिफरेंसेस क्यों आपने क्यों किया। क्यों ये सिस्टम कहती है कि एक शिक्षक को 15,000 मिलेगा और उसी स्कूल में दूसरे शिक्षक को 60,000 रुपया मिलेगा। ये असमानता क्यों, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये आपको बताना पड़ेगा। आप बोलते हैं कुछ काम नहीं हुआ। बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज थे 2014 के पहले, ये नीतीश कुमार को बताना चाहिए। और विजय चौधरी के क्षेत्र में जो सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज बना, वो भी नरेंद्र मोदी की ही देन है कि सरायरंजन जैसे एक प्रखंड स्तरीय शहर में भी आकर के मेडिकल कॉलेज बन सकता है। काम नहीं हुआ। इतनी सारी हाईवेज बन रही है बिहार के अंदर, इतने सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इतने मेट्रो रेल का पटना में प्रोजेक्ट आया, क्या सब नीतीश कुमार जी ने किया। आपकी पुलिस, आप तो सिर्फ शराब बंद कराने में नीतीश जी लगे रहे, अब आपको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आया है। हम लोग समझ सकते हैं, ये मत समझिए कि बिहार के अंदर सिर्फ आप ही के जाति के लोग रहते हैं, या यादव ही रहते हैं, या सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं। ये देश सबका है। और आप तो जानते हैं बिहार की प्रतिभा को, जो भी लोग, जो पढ़े लिखे लोग, चाहे जिस समाज के लोग हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, और समानता, सामाजिक दूरियां, सामाजिक विद्वेष, अगर पिछड़ा, सब तभी खत्म हो सकता है जब वहां का समाज शिक्षित होगा। और आपने और लालू जी ने बिहार को शिक्षित होने नहीं दिया, और जो लोग बिहार छोड़ करके गए वो आज बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बात को आप मत भूलिए, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, CPM सरकार को कहा जाता है, लगातार वाम फ्रंट की सरकार यहां पर 30-32 साल तक रही। और जब बुद्धदेव बाबू ने यह देखा कि हमारे पश्चिम बंगाल से इतने सारे लोग इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के कॉलेजों में जा रहे हैं, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता देना शुरू किया, और फिर यहां के लड़कों के पलायन को उन्होंने रोका। यह अलग बात है कि बाद की राजनीति में दीदी आई, और दीदी ने किस तरीके से बंगाल को चलाया ये आप सब लोग जानते हैं, उस पर मैं बहस करना नहीं चाहता हूं। तो मैं आपको कहता हूं कि बिहार का सिर्फ शिक्षा के नाम पर सरकार एक आकलन कराए कि कितना रेवेन्यू, कितना राजस्व दूसरे प्रदेश के लोगों के दूसरे प्रदेश में जाता है। हमारे बिहार के मजदूर, आपको तो शर्म आनी चाहिए। अभी अभी शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बना करके भेजा गया बिहार में। कुछ काम अच्छा हो रहा था, कुछ कल कारखाने लग रहे थे, बिहार के लोगों का कुछ जुगाड़ हो सकता था। आपने देखा कि अरे इससे तो भाजपा की क्रेडिट बढ़ जा रहे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी,
भारतीय राष्ट्रवाद के को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के जिस आदमी ने जो पताका सनातन को लेकर के चला है, आप ये समझ लीजिए कि डीएनए में घुस गया। कोई हटा नहीं सकता नरेंद्र मोदी को। वो हर दिन एक नई लकीर खींच रहा है। किससे तुलना करने चले हैं आप अपने आप को? 2001 में वो मुख्यमंत्री बने तो 2014 में प्रधानमंत्री देश के लोगों ने चुन लिया, और आप 2005 में मुख्यमंत्री बने। आज तक आपको लालू यादव के सहारा की जरूरत है, नहीं तो भाजपा के सहारा की जरूरत है। छोटी सी बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने आपका खेला कर दिया, कि चिराग पासवान को खड़ा करवा करके उसकी पार्टी से लोगों को खड़ा करवा के आपको हरवा दिया। कमाल की बात है मुख्यमंत्री जी, इतनी लोकप्रियता, इतना काम किए हैं आप बिहार के अंदर में जो आप बखान कर रहे थे। अभी हालांकि प्रशांत किशोर जी ने आपसे पूछा कि कौन कौन सा काम आप किए हैं बताइए। आप अपने ही आईएएस ऑफिसर जो आपके साथ पार्टी के आरसीपी सिंह साहब, उनकी किस तरीके से बेइज्जती की है, किस तरीके से तू तराका करके बात की, आप समझते क्या है अपने आप को? भाषा की शालीनता राजनीति में बहुत मायने रखती है, इसलिए कृपया करके इस तरह का अनर्गल प्रलाप बंद कर दें। और 2024 ज्यादा दिन नहीं है, इसी बार फैसला हो जाएगा कि कौन लोकप्रिय है, कौन अलोकप्रिय है। 7 दलों का गठबंधन, जिसमें आप एक मांझी जी भी हैं, जिसका कान पकड़ के आपने उतारा था। दलित और पिछड़ों की राजनीति की बात आप करते हैं। ये सब बेईमानी है, सरासर बेईमानी है। मांझी जी को आपने ही कुर्सी पर बिठाया और आपने ही कान पकड़ के उतार करके भगाया था। भूल गए? हम लोग भूले नहीं हैं, हम लोग याद रखें। सबका हिसाब होगा। 2024 का इंतजार है। रणभेड़ियां और बिगुल बज चुका है। भाजपा के भी कार्यकर्ता आपके साथ 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। देखा जाएगा इस बार कि आपका महागठबंधन जीतता है या नरेंद्र मोदी फिर से 2024 में आते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? अपने अपने घर में बैठ जाओ, और 2024 आपका चुनाव अंतिम चुनाव होगा। इन्हीं बातों के साथ मित्रों आपसे मैं विदा लेता हूं। फिर कल मैं कोई एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।